आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 24, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सर्वेश्वरी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सोच लिया है अब इस मकान में उसका रहना ठीक नहीं। जिंदगी में उपार्जन उसने बहुत किया था, अब उसकी चित्तवृत्ति बदल रही थी। कलकत्ता आना सिर्फ उपार्जन के लिए था, अब वो भी अपने हिंदू विचारों के अनुसार। जीवन के अंतिम दिवस काशी ही रहकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन में पार करना चाहती थी। बैंकों में 4 लाख से कुछ अधिक रुपए उसने जमा कर रखे हैं। ये सब कनक की संपत्ति है। राजकुमार को दहेज के रूप में कुछ देने के लिए कुछ रुपए उसने आज निकाले हैं। बैठी हुई इसी संबंध में सोच रही थी कि कनक की गाड़ी पहुंची। कनक राजकुमार और चंदन को लेकर पहले माता के कमरे में गई। दोनों को वहीं छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। कनक को माता के विचार मालूम थे। सर्वेश्वरी ने बड़े आदर से उठकर राजकुमार और चंदन को एक एक सोफे पर बैठाया। गद्दी छोड़कर खुद फर्श पर बैठी अपने भविष्य के विचार दोनों के सामने प्रकट करने लगी। कनक भोजन पका रही थी। जो कार्य उसका अधूरा रह गया था, आज चंदन के आने की वजह दूने उत्साह से पूरा कर रही थी। इंतजाम इनके आने से पहले ही कर रखा था। मदद करने वाले नौकर थे। उसे घंटे भर से ज्यादा देर नहीं लगी। एक साथ कई चूल्हे जलवा दिए थे। सर्वेश्वरी ने कहा, पहले मेरा विचार था कुंवर साहब पर मुकदमा चलाऊं, कुछ रोज कनक को गायब करके, पर कनक की राय नहीं, इसलिए ये विचार रोक देना पड़ा। वो कहती है, राजकुमार की तरफ इंगित कर, आपकी बदनामी होगी। इस समय सहन करने की शक्ति बढ़ाना ज्यादा अच्छा है, चंदन ने कहा, और अनेक बातें लुप्त रखकर, जिससे उसके शब्दों का प्रभाव बढ़ रहा था। मैं अब काशी रहना चाहती हूं, ये मकान भैया के लिए रहेगा। ये तो अच्छी बात है, चंदन ने कहा। भैया तो कल ही बनारस जा रहे हैं, लेकिन शायद आपको न ले जा सके, और आपको साथ की जरूरत भी नहीं, मेरी मां को लिए जा रहे हैं। अंत समय काशी रहना धर्म और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेवर है। चंदन की चुटकियों से सर्वेश्वरी खुश हो रही थी। उसके दिल को ताड़कर कुछ देर तक कनक की नादानी, उसके अपराधों की क्षमा, अब राजकुमार के सिवा उसके लिए दूसरा अवलंब, मनोरंजन के लिए और विषय नहीं रहा, उसका सर्वस्व राजकुमार का है, आदि आदि बातें सर्वेश्वरी अपने को पतित सास समझ उतनी ही दूर रहकर उतनी ही अधिक सहानुभूति और स्नेह से कहती रही। चंदन भी पूरे उदात्त स्वरों से राजकुमार की विद्या, बुद्धि, सच्चरित्रता और सबसे बढ़कर उसकी कनक निष्ठा की तारीफ करता रहा और समझाता रहा कि कनक जैसी सोने की जंजीर को राजकुमार के देवता भी कभी नहीं तोड़ सकते, और चंदन के घरवाले, उसके भाई और भाभी इस संबंध को पूरी सहानुभूति से स्वीकार करते हैं। चंदन ने कुल मकान नहीं देखा था, देखने की इच्छा प्रकट की। सर्वेश्वरी खुद चलकर दिखाने लगी। मकान की सुंदरता चंदन को बहुत पसंद आई। तिमंजिले पर घूमते हुए कनक को भोजन पकाते हुए देखा। तब तक भोजन पक चुका था। राजकुमार उसके पढ़ने वाले कमरे में रह गया था। मकान देखकर चंदन भी वहीं लौट आया। सर्वेश्वरी अपने कमरे में चली गई। कनक अपने कमरे में थालियां लगाकर दोनों को बुलाने के लिए नीचे उतरी। देखा दोनों एक एक किताब पढ़ रहे थे। कनक ने बुलाया। किताब से आंख उठा, बड़ी इज्जत से चंदन ने उसे देखा, उठकर खड़ा हो गया। राजकुमार भी उसके पीछे चला। हाथ मुंह धोकर दोनों बैठ गए। कनक ने कहा, छोटे साहब, उस रोज यहीं से तकरार की जड़ पड़ी थी। तुम लोगों की बेवकूफी थी, चंदन ने ग्रास निगलकर कहा। और यज्ञ, ये नरमेघ यज्ञ बिना मेरे पूरी किस तरह होती? कनक ने सर्वेश्वरी को बुला भेजा था। सर्वेश्वरी और उसके नौकर तोड़े लिए कमरे में आए। दोनों के पास 5-5 तोड़े रखवाकर सर्वेश्वरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
चंदन गौर से तोड़ों को देखता रहा। समझ गया, इसलिए कुछ कहा नहीं। कनक ने कहा, अम्मा, छोटे साहब को 1,000 रुपये और चाहिए, मुझे चेक दे दीजिएगा। सर्वेश्वरी सुनकर चली गई। सोचा शायद छोटे साहब इज्जत में बड़े साहब हैं। राजकुमार ने कहा, पेट तो अभी क्यों भरा होगा? पॉकेट कहो, साहित्यिक हो, बैल, उठते हुए चंदन ने कहा। राजकुमार झेंप कर उठा। कनक ने दोनों के हाथ धुला दिए, तौलिया दिया, हाथ पहुंच चुकने पर पान। अब तक 10 का समय था। चंदन ने कहा, ये रुपए जो मेरे हक में आए हैं रखवा दो, मैं जरूरत पर ले लूंगा। राजकुमार ने कहा, मैंने अपने रुपए भी तुम्हें दिए, तो इन्हें भी रखो जी। कितने हैं सब? कनक ने धीमे स्वर से कहा, 10,000। अच्छा, 1,000 के तोड़े हैं। सुनो, अब मैं जाता हूं। राजकुमार से कहा, आज तो तुम अपनी तरफ से यहां रहना चाहते होगे। कनक लजाकर कमरे से निकल गई। राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अब आज मेरी प्रार्थना मंजूर करके रह जाओ, क्योंकि कल तुमसे बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। तो कल स्टेशन पर या भवानीपुर में मिलना, मैं सुबह चला जाऊंगा। अच्छी बात है जी, सलाम। चंदन उतरने लगा। कनक ने पकड़ लिया, तुम भी रहो, और भी कई काम हैं, तुम्हारे पैर पड़ूं, छोड़ दो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी। गाड़ी मंगवा ली। चंदन को चढ़ाकर कनक भी बैठ गई। चोर बागान चलने के लिए चंदन ने कहा। इस समय चंदन भविष्य के किसी सत्य चित्र को स्पष्ट कर रहा था। एक तूफान उठने वाला था। गाड़ी चोर बागान पहुंची। राजकुमार के मकान के सामने लगवा चंदन उतर पड़ा। कहा, अपने पतिदेव का कमरा देखना चाहती हो तो आओ, तुम्हें दिखला दें। कनक उतर पड़ी। भीतर जा राजकुमार का कमरा खोलकर चंदन ने बटन दबाया। बत्ती जल गई। कनक ने देखा सब सामान विश्रृंखल था। चंदन ने कहा, ये देखो, जली बीड़ियों का ढेर है। ये देखो कैसी साफ किताबें हैं, जिल्दों का पता नहीं, वे उधर वाली मेरी हैं। राजकुमार के स्वभाव के अनुरूप उसका कमरा बन रहा था। इधर बहुत रोज से रहे नहीं, इसलिए कुछ गंदा हो गया है। कनक ने कहा, अब मुझे मालूम हुआ तुम्हारी उनकी अच्छी निभेगी, क्योंकि उनके स्याह दाग तुम बड़ी खूबसूरती से धो दिया करोगी। अच्छा छोटे साहब, हाँ चलो, वो प्रतीक्षा करते होंगे। बेचारी की आंखें कड़वा रही होंगी, आंखों को रोशनी मिले। हंसकर कनक ने एक किताब चंदन की उठा ली। चंदन ने कनक को मोटर पर बैठाल दिया और हरदोई का पता लिख कर दिया। लौट कर लेटा, तब 11 बजने पर थे। सोचता हुआ सो गया। आंख खुली बिल्कुल तड़के दरवाजे की भड़भड़ाहट से। दरवाजा खोला तो मकान के मैनेजर और कई कांस्टेबल खड़े थे। चंदन ने देखा एक दारोगा भी है। सबसे पीछे फ्रेंच कट दाढ़ी मुसलमान होने की सूचना दे रही थी। यही है? दारोगा जी ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर चकराया हुआ था। चंदन ने तुरंत कहा, कल जो 40 रुपए मैंने दिए थे, अभी तक आपने रसीद नहीं दी। यही हैं, नए मैनेजर ने कहा। दारोगा आज्ञा पत्र दिखलाकर तलाशी लेने लगा। किताबें सामने ही रखी थीं। देखकर उछल पड़े। उलटते हुए नाम भी उन्हें मिल गया, राजकुमार। दूसरा मजबूत मुकदमा सूझा। सब किताबें निकाल लीं। चंदन शांत खड़ा रहा। दारोगा जी ने इशारा किया। कांस्टेबलों ने हथकड़ी डाल दी। अपराधी को प्रमाण के साथ मोटर पर लेकर कॉलेज स्ट्रीट से होकर दारोगा जी लाल डिग्गी की तरफ ले चले। प्रातःकाल था। मोटर कनक के मकान वाली सड़क से जा रही थी। तिमंजिले से टेबल हारमोनियम की आवाज आ रही थी। दूर से चंदन को कनक का परिचित स्वर सुन पड़ा। नजदीक आने पर सुना कनक गा रही थी। आज रजनी बड़ भाग्यनी लेख्यों, पेख्यों पिय मुख चंदा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग 24, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।